नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी में स्वागत है। आज तारीख है 15 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति है। इसके एनसीईआरटी में जब इसको पढ़ाया जा रहा है अब, तो एनसीईआरटी में इसके धड़ के नीचे का हिस्सा जिस पर कोई भी वस्त्र नहीं था उसको ब्लर कर दिया एनसीईआरटी वालों ने। उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई इस तरह की मूर्ति क्यों दिखाना है ना, तो उसको उन्होंने ब्लर कर दिया। तो इस टॉपिक को ज़रा समझेंगे कि क्या है ये मूर्ति, क्यों है और किस प्रकार से चर्चा में है। इसके अलावा आज एक और हिस्ट्री का टॉपिक है जो करंट अफेयर में है। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत जो है, इसको लेकर के भारत और चीन दोनों एक स्टेज पर आकर के यूनेस्को में इसको शामिल कराने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा आज एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, ट्रेड टू एआई। फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इनके बीच में बैठक भी हुई है और फ्रांस के नीस में एक इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन हेडलाइन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि बिहार में हुआ क्या। बिहार के लोग कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का जो प्लान था उसको चेंज इसलिए कर दिया गया क्योंकि डीवाई सीएम जो हैं, डिप्टी सीएम जो हैं, उनके रिश्तेदारों के लैंड उस बीच में आ जाए, उनको अच्छे प्राइस मिल जाए। तो ये कौन सा हाईवे है, कौन सा एक्सप्रेसवे है, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या एक डिप्टी सीएम इतना भी नहीं कर सकता अपने रिश्तेदारों के लिए भाई कि उनके ज़मीन से एक्सप्रेसवे बनवा दे? इतना तो कर ही सकता है, कोई भ्रष्टाचार थोड़ी ना है, ये तो समझना चाहिए लोगों को। तो इस टॉपिक को भी हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। पहले आज मोहनजोदड़ो शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ आता है, इतने अद्भुत से काम होते हैं अपने देश में। शुरू करते देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अप्रैल महीने का करंट अफेयर एमसीक्यू मैंने कल अपलोड कर दिया था, पहला हिस्सा अपलोड किया है, जा कर के देख लेना गुरु, पढ़ लेना अच्छे से, उसको रिवाइज़ भी कर लेना। सवाल आएंगे वहीं से, जब एग्जामिनेशन के बाद ये कहता हूँ कि सवाल यहाँ से पूछेगा, आपने कवर नहीं किया था तो थोड़ा सा सही नहीं लगता, इसलिए आप उसे कवर करें। एमसीक्यू जो मैं मंथली करवाता हूँ काफ़ी बेहतर रहेगा वो। देखिए न्यूज़ क्या है, एनसीईआरटी न्यू आर्ट टेक्स्ट बुक कवर अप टॉर्सो ऑफ मोहनजोदारो न्यूड डांसिंग गर्ल। ये जो नग्न एक नर्तकी की मूर्ति है, मुझे तो नर्तकी की मूर्ति कहीं से भी नहीं लगती है, लेकिन ठीक है, इतिहासकार कह रहे हैं। आपने वो देखा है क्या, एक क्रिकेट में मीम वायरल होता है कि एक कैच छूटने पर कमर पर हाथ रख के एक आदमी ऐसे खड़ा है, उस तरह का मीम। तो मुझे तो ये लग रही है कि परेशान है किसी चीज़ से और किसी को देख रही है कि ये काम सही नहीं हुआ है। जो भी है, एनसीईआरटी ने बहुत ही कमाल का काम किया। और इसके नीचे का हिस्सा देखिए, इसके धड़ का जो हिस्सा है, इसको इन्होंने, धड़ का जो हिस्सा है केवल, इसको इन्होंने सपाट बना दिया और ब्लर जैसा कर दिया। ये बच्चों की एनसीईआरटी किताब है जिसमें इन्होंने इसको ब्लर कर दिया है। क्या इसके निहितार्थ निकाल सकते हैं आप? क्या हम सिखाना चाह रहे हैं डिस्टॉर्टेड आर्ट फॉर्म सिखाना चाह रहे हैं, या हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि महिलाओं के आर्ट फॉर्म के रूप में भी जो शरीर दिख रहा है वो नग्नता का प्रतीक है, न कि आर्ट का? फिर तो खजुराहो के मंदिर पर बाबा का बुलडोज़र चलवा देना चाहिए, क्योंकि फिर तो बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महान प्रसिद्ध पहचान योग कलाकृतियों में से एक मोहनजोदारो की ऐतिहासिक डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति को एनसीईआरटी नए पाठ्य पुस्तक में बदलते हुए स्वरूप में प्रस्तुत किया है, जिससे मूर्ति के नग्न धड़े को ढक दिया गया है। मैंने इस मूर्ति को और बेहतर तरीके से तैयार किया है आपके लिए, ताकि मैं एनसीईआरटी को भी सलाह दे रहा हूँ, अगर वो वीडियो ये देखेंगे, कि इस प्रकार से आप इसको रख सकते थे। किस तरह से? तो मैंने बनाया है एआई का उपयोग करके। ये रहा शानदार, साड़ी घूंघट पहना के इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता तो और अच्छा रहता। तो ये सबसे बेस्ट फ़ोटो हो सकता है बच्चों को बताने के लिए एनसीईआरटी में कि इस प्रकार से यह नर्तकी की मूर्ति थी, है ना। बगल में भले लिख दें बिना कपड़ों के मिली थी, और उसके बाद से लिखें हमने सभ्यता का ध्यान रखते हुए इनको कपड़ों में आपको दिखाया है। इस प्रकार से हम कर सकते, तभी तो हम बच्चों को सिखाएंगे कि किसी महिला का अगर कपड़ा छोटा है तो वो कैरेक्टरलेस है, ख़राब है, तभी तो हम सिखा पाएंगे ये सब चीज़ें ना। तो इसलिए ये फ़ोटो सबसे सही रहता कि अगर साड़ी पहना करके घूंघट डाल के थोड़ा सा दिखाया जाता है एनसीईआरटी में, तो काफ़ी बेहतर होता।
देखिए क्या है यह संशोधित श्वेत शाम तस्वीर कक्षा 9 की कला शिक्षा की नई पाठ्यपुस्तक मधुरिमा के पहले अध्याय कला का इतिहास प्रकाशित की गई है। तस्वीर मूर्ति धर के कंधे से नीचे के इस प्रकार से छायांकित किया, इससे आभास होता है कि उसने कपड़े पहने हुए हैं। तो कपड़े पहने हुए हैं तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर सकते थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, साड़ी वाड़ी पहना के मुंह ढक के हम दिखा सकते हैं। समझते हैं कि क्या है क्या नहीं, ये चीज़ें क्या हैं, क्या इसके बारे में कहा जा रहा है। यह कलाकृति पिछले कम से कम 25 वर्षों से एनसीईआरटी के इतिहास कला किताब अपने मूल स्वरूप में छपती आ रही है। इसे पूर्ववर्ती एनडीए सरकारों का कार्यकाल भी शामिल है। जब मुरली मनोहर जोशी शामिल थे तब भी इसको नहीं ढका गया, लेकिन हाल के दिनों में हमारे सामाजिक स्तर पर ऐसा महसूस हुआ है कि हम ज़्यादा ही लिबरल बन रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, तो हमने ढक दिया है। मूर्ति मूल के लक्षण, लगभग 4 इंच की यह मूर्ति है। बहुत ही छोटी सी मूर्ति है, मैंने देखा हुआ है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जाएंगे तो इतना ही बड़ा है यह, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बस यही है, इतनी ही बड़ी यह मूर्ति है। नेशनल म्यूजियम में आपको दिख जाएगा। 1926 में मोहनजोदारो में खोई गई थी। 1926 में ये याद रखेंगे, मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। एक युवा लड़की को आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में दर्शाती है, जो केवल एक हार और बाएं हाथ में 25 चूड़ियां पहनी हुई है। वर्तमान में मूल मूर्ति नई दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो यंग गर्ल विथ कॉन्फिडेंस, ये सबसे डेंजरस होता है समाज के लिए। समाज उन्हें पसंद नहीं करना चाहता, उनमें केवल कमियां ही निकाली जाती है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इतिहासकारों ने कहा है कि यह सही नहीं है, यह रूढ़िवादिता को बढ़ावा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सामाजिक जो सोशल टैबू है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए। तो पहले एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, अभी भी है शायद, सोशल साइंस के एनसीईआरटी, जहाँ पर है कॉन्ट्राडिक्शन नाम से एक लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से सही दिए हुए। जैसे पहला उसमें दिया हुआ है कि गांव के लोग अच्छे होते हैं, शहर के लोग जो हैं यह अच्छे नहीं होते हैं। ये बच्चों के लिए दिया गया है ताकि उनको ये समझ में आए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये गलत अवधारणाएं हैं, ये जो अवधारणाएं चली आ रही ये गलत हैं। लेकिन हम उन गलत अवधारणाओं के ऊपर में कपड़ा डाल करके उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। रैशनल थिंकिंग नाम की चीज़ को ख़त्म करना ही आज के हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य रह गया है, जहाँ पर हम केवल एक ही प्रकार के सोच को बढ़ावा दे सकें। धातु कर्म का ज्ञान, लॉस्ट वैक्स कटिंग विधि, इसी के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया। यह सवाल भी पूछा गया है, लॉस्ट वैक्स कटिंग विधि क्या होता है। मोम की मूर्ति बना ली हमने, मोम की मूर्ति बना ली। मोम चूँकि कार्विंग उस पर बहुत आसान होता है, बहुत ही मुलायम सा होता है, तो इसलिए उस पर हमने मूर्ति बना ली। फिर उसको हमने क्या किया, मिट्टी से उस मूर्ति को ढक दिया, चारों तरफ से गीले मिट्टी का लेप चढ़ा करके उसको ढक दिया। फिर हमने उसे गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा भाई, मोम बाहर आ जाएगा। फिर उसमें लोहा पिघला हुआ कॉपर, पिघला हुआ कांसा उसमें हम डाल देंगे, तो वो उस कांसे को उस मूर्ति के ढांचे में ढाल देता है, जिससे क्या हो जाता है भाई, मूर्ति बन करके तैयार हो जाती। फिर उसको फिनिशिंग वर्क होता है, बाहर से पॉलिश कर दीजिए या उसके मिट्टी हटा देते हैं तो हमें मूर्ति मिल जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस्ट वैक्स कटिंग तकनीक इसको कहते हैं। एनसीईआरटी का यह फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसकी अस्वस्थ शारीरिक मुद्रा, बालों का विन्यास इसे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन का प्रतीक बनाता है। और नई किताबों में आकार को अत्यधिक छोटा और धुंधला कर दिया गया है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को देख न सके, बच्चे बिगड़ जाएंगे। कला संस्कृति से भी बच्चे बिगड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो खजुराहो के मंदिर के ऊपर में मोटा पीला कलर का तिरपाल जो होता है वो ढक देना चाहिए और उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, हड़प्पा का सिविलाइजेशन है जो वर्तमान के 3 देश भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में यह फैला हुआ था। सबसे उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर है। सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र के समीप में पड़ता है। सबसे पूर्वी सीमा आपको दिखेगा पाकिस्तान के सबसे उत्तर पश्चिम दक्षिण के कोने पर आपको दिखने को मिलता है। और पूरब में आपको उत्तर प्रदेश तक में इसके जगह देखने को मिलते हैं। इसे मोहनजोदारो जो है यहाँ पर है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है। हड़प्पा यहाँ पर है। मांडा सबसे उत्तरी सीमा है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है क्या कि इसमें बहुत सारी नदियाँ थी, बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस अब नाम दिए जा रहे हैं। जैसे कि आफ्टर डिवीज़न
जो इसका नाम पड़ा है नए एनसीईआरटी नए तथ्य वाले में, जैसे उपिंदर सिंह मैम की अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको दिखेगा सिंधु सरस्वती संस्कृति, सिंधु सरस्वती संस्कृति, क्योंकि माना जाता है कि अब जो नए स्थल हमें मिल रहे हैं वो पहले कभी एक ज़माने में बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे हमें मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग नामांकन है। इसकी विशेषताएं क्या है? इतने बड़े भाग में होने के बावजूद इनमें माप तौल के बाट एक ही जैसे होते थे, ईंटों की लंबाई चौड़ाई एक ही जैसी होती थी, मुद्राएं एक ही प्रकार की चलती थीं, ज़मीनों का माप एक ही प्रकार से होता था, यानी कि यूनिफिकेशन था इनमें। एकीकृत ढांचा हमें दिखता है इकोनॉमिक स्तर पर, सोशल स्तर पर एंड पॉलिटिकल स्तर पर ऑल्सो। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जाता है यहाँ पर कई बार। अब जरा मोहनजोदारो के बारे में डिटेल में समझते हैं। मोहनजोदारो की खोज आधिकारिक तौर पर 1922 ईस्वी में की गई थी। इसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने की थी जब वे वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। हड़प्पा की भी खोज जो हुई है वो भी अचानक से ही हुई। कैसे हुई भाई? तो रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था पाकिस्तान के, वर्तमान के पाकिस्तान में, उस समय तो भारत ही था वो। तो ईंट बहुत सारे मिल रहे थे, तो फिर इन्होंने खोजना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पर पूरा पूरा शहर है मिट्टी के नीचे दबा हुआ। तब जाकर के हड़प्पा की खुदाई हुई, फिर बाद में मोहनजोदारो मिला, फिर समय के साथ में और भी कई सारे स्थल मिले। और सबसे बड़ी बात थी, विशेषता थी कि इन सभी में सब कुछ एक ही जैसा था, है ना। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई। यह ऐतिहासिक नगर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये याद रखना है आपको, दाहिना तट। तो कौन सा हो गया भाई? तो ये वाला हिस्सा हो गया। वर्तमान प्रशासनिक मानचित्र के अनुसार यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। सिंधी भाषा मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टूला, क्या मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेड इसको बोलते हैं। मोहनजोदारो के मुख्य स्थापत्य विनाशात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ग्रिड प्रणाली, पूरा शहर ग्रिड प्रणाली पर है, इस प्रकार से है ग्रिड प्रणाली। सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लाइट की व्यवस्था करना, नाली बनाना, आना जाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सब आसान होता है, इसको याद रखेंगे। पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। इस दौर के समकालीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ पर आपको कच्ची ईंटें दिखेंगी, मिट्टी की धूप में पकाए हुए ईंटें आपको दिखती हैं। लेकिन मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल सभी जगहों से हमें पक्की ईंटें मिलती हैं, आग में पकाई हुई मिट्टी हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही साइज़ के सारे ईंटें हैं, ईंटों में भी डिफरेंस नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप ईंट खरीदें या बिहार में ईंट खरीदें या फिर आप तमिलनाडु चले जाएं तो उनका साइज़ लगभग में एक ही जैसा होता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। भवनों का निर्माण भी एक ही प्रकार से होता है। ब्रिटिश शैली जो है इस प्रकार से ईंटों को जोड़ जोड़ करके किया जाता है, इस प्रकार से ईंटों को जोड़ जोड़ कर भवन निर्माण किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे देश में एकीकृत ढांचा है, 90% तक चीज़ें मिल रही होती हैं। हाँ, कहीं पर सिविलाइजेशन या फिर भौगोलिक स्थिति अलग होगा, जैसे पहाड़ों में जाएंगे तो लकड़ी का घर आपको दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बांस का घर आपको देखने को मिलेगा, अब बिहार में आएंगे किसी गरीब गांव में जाएंगे तो मिट्टी का घर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के डिफरेंसेज हमें इकोनॉमिक स्तर पर या जोग्राफिकल स्तर पर दिखता है, लेकिन कदाचित मैक्सिमम चीज़ें आपको समान दिखती हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम और तारकोल के गारे का उपयोग करके इसे पूरी तरह से वाटर प्रूफ बनाया गया था। वाटर प्रूफ विशाल अन्न भंडार हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जहाँ पर अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। उसके साथ उन्नत जल निकासी के भी हमें यहाँ पर मिले हैं, मैल होन, नलिया, साफ़ सफाई सब कुछ मिला है। आज से बेहतर वहाँ पर साफ़ सफाई हुआ करते थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो लॉस्ट वैक्स कटिंग विधि से बनाई हुई है। दाढ़ी वाले एक पुरोहित की भी मूर्ति मिली है, देखा होगा आपने, धड़ है और उस चादर ओढ़ा हुआ पुरोहित ने, चादर पर फूल बने हुए हैं। पुरोहित किस प्रकार से है आई डोंट नो, मोटा सा है शायद इसलिए पुरोहित नाम रख दिया है। किसी को भी पता नहीं है कि ये पुरोहित था या कौन था, या ऐसे ही खेल खेल में उन्होंने मूर्ति बना ली। बस हम क्या कर रहे थे, हम अनुमान लगा रहे हैं। हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है कि यह पुरोहित हो सकता है कि यह नर्तकी हो सकता है, लगा हुआ पूरे हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में। सिडलाइट खड़िया पत्थर से निर्मित ध्यानमग्न पुरुष की मूर्ति है जिसे अलंकृत शॉल ओढ़ी हुई है, शॉल पर फूल की आकृति बनी हुई है, 3 पंखुड़ियों वाली फूल की आकृति बनी हुई है। ये भी पूछा नेट वालों ने। इसे इतिहासकार द्वारा पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। पशुपति नाथ की मुहर मिली है, एक योगी है जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, जैसे भगवान शिव नहीं बैठे होते हैं,
ध्यान मुद्रा में, और उनके इर्द गिर्द कुछ कुछ पशु बनाए गए हैं। तो पशु और पति, पशुपति की अवधारणा देखी गई है वहाँ पर। एक मोहर पर त्रिमुखी पुरुष देवता को योग मुद्रा में दिखाया गया है। ये चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसे जैसे जानवरों से घिरा हुआ है। ये जानवर याद रखने क्या, हाँ ये याद रखना है। इसे आदि शिव कहा जाता है, तो इसे याद रख सकते हैं। तो हड़प्पा के बारे में यही था। मेरा अगर सलाह माने इतिहास NCERT, तो AI द्वारा मैंने निर्मित किया है वो तस्वीर आप भी कर सकते हैं। NCERT को भी करना चाहिए। साड़ी मस्त सा पहना के, मुंह ढक के, और फिर इसे NCERT में डालना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं हमारे वो इसी चीज़ को एक्सेप्ट करें। इसके बिना अगर कोई उन्हें दिख जाए तो झट से उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर सकें। हम इसी प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्विपक्षीय शिखर बैठक, विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। मोदी जी गए हैं फ्रांस, और फ्रांस में बैठक हुई है कई सारे स्तरों पर, और कुछ चीज़ों को उद्घाटन भी हुए हैं। पेट्रोलियम फैक्ट बहुत सारे हैं इसमें, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपका एक बार में यह तैयार हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच फ्रांस के नीस शहर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों के एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हमने अपने संबंधों को इस स्तर पर प्रमोट कर लिया है। इंडिया में जो AI समिट हुआ था फरवरी माह में, उसी दौरान हमने यह फैसला लिया था। उसके बाद इन दोनों की यह पहली मुलाकात है, यानी कि 4-5 महीनों पर यह मिल रहे हैं। भारत इनोवेट्स इनॉग्रेशन ऑफ भारत इनोवेट्स इवेंट। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर, तो नीस में, फ्रांस में किया गया है। दोनों नेताओं ने नीस में विशेष रूप से आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और दुनिया भर के शीर्ष नवाचार, स्टार्टअप, व्यापारिक नेताओं, निवेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया है। तो इसको याद रखिए, कहाँ पर किया गया है, नीस फ्रांस का एक शहर है, उस वहीं पर इसको उद्घाटन किया गया है। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम संयुक्त रूप से उद्घाटित किया गया है, भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भारत इनोवेट्स को संबोधित करते हुए मोदी जी ने भारत के बदलते तकनीकी विन्यास के बारे में कई सारी चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि वैश्विक समाधान प्रदाता के रूप में भारत है। हम दुनिया को अब समाधान प्रदान कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर हैं। उन्होंने कह दिया है ये चीज़। मानव केंद्रित नवाचार है हमारा। उन्होंने कहा कि हम जो भी कुछ बनाते हैं उसमें ह्यूमन सेंट्रिक हम लोग रखते हैं। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, अर्थात कोई भी इनोवेशन हो वो ह्यूमन को थोड़ा सा मदद करे, समाज को, सोसाइटी को थोड़ा सा पुश करे, ऊपर की ओर ले जाए, मददगार साबित हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव हो। तो इस प्रकार के हम चीज़ों को बना रहे हैं। ग्रामीण जीवन और तकनीकी अनुप्रयोग। भारतीय स्टार्टअप ग्रामीण जीवन को बदलने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। किसानों की सहायता के लिए उपग्रह और भी कई सारी चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब तो अच्छी बात की उन्होंने भाषण में। तो ये सब तो आपको मेंस में काम आएगा, लेकिन जो आपको काम आएगा PT में वो यहाँ पर है। भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप 2030 तक के लिए अपनाई गई है, जिस दौरान दोनों देश स्पेस में, AI में और मॉडर्न टेक में एक दूसरे के साथ सहयोगों को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। 2030 तक के लिए भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप को आधिकारिक तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। द्विपक्षीय संबंधों को एक दीर्घकालिक और संरचित दिशा देने के लिए दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर नवाचार रोड मैप 2030 को अपनाया है। तो इसे ज़रूर ही याद रखेंगे। AI गवर्नेंस हेतु संयुक्त कार्य समूह। हाल ही में किन 2 देशों ने निम्नलिखित में से AI गवर्नेंस को लेकर के संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? अमेरिका, इजराइल, ईरान, भारत। इस प्रकार के ऑप्शंस देकर के आपसे पूछ सकते हैं। भारत इजराइल, भारत फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू किया गया है। इजराइल से याद आया कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील संपन्न हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच में डील संपन्न हुई है। इजराइल ने पूरी कोशिश की कि हम इस डील को ना होने दें। कल भी उसने बेरूत पर अटैक किए हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में संपन्न हो गई है। इजराइल ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने कहा कि मत एक्सेप्ट करो, हम यहाँ से चलते हैं। अर्थात ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील साइन हो गया है। लेट्स द ऑयल फ्लो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जी ने
ट्वीट किया था और आज उनका हैप्पी बर्थडे भी है। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इस तरह के उपहार दिए हैं दुनिया को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए। आर्थिक सुधार, सुरक्षा, वार्ता और व्यापार दोहरीकरण का लक्ष्य। वर्तमान दोनों देशों के बीच $16 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। इसे आगामी 5 वर्षों के भीतर दोगुना करने के लिए उन्होंने सहमति भी व्यक्त की है। आर्थिक सुरक्षा संवाद की स्थापना की भी घोषणा की गई है। वित्तीय और डिजिटल एकीकरण। नीस और पेरिस हवाई अड्डों पर UPI अब एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। विक्रम सचिव मिस्री के अनुसार से फ्रांस में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक बहुत बड़े गुरुजी इसका गलत फुल फॉर्म बता रहे थे। उपयोग की विनियामक संभावनाओं का विस्तार किया गया है। अब फ्रांस के 2 सबसे प्रमुख हवाई अड्डों नीस और पेरिस हवाई अड्डों पर भारतीय यात्री UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। तो ये प्रीलिम फैक्ट हो गया। फ्रांस के किन 2 हवाई अड्डों पर, यह हाल ही में किन 2 हवाई अड्डों के लिए UPI को लेकर के डील साइन हुआ है। तो हवाई अड्डे क्यों भाई, फ्रांस में अपना टेक्नोलॉजी का विस्तार कीजिए, पूरे फ्रांस में एक्सेप्ट करवाइए बैंकों में UPI। ये हमें करना चाहिए था, तब तो हम होते ना इनोवेशन के एक्सपोर्टर। तो खैर फिलहाल तो ये 2 हैं, तो आगे भी हो ही जाएगा, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे। विमानन और कौशल विकास। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में वैमानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन भारत और फ्रांस के बीच में विमानन के एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में। स्टार्टअप के लिए पेरिस के प्रसिद्ध स्टेशन F इंक्यूबेटर हब में अतिरिक्त 10 भारतीय स्टार्टअप को इंक्यूबेट करने की विनियामक अनुमति भी दी गई है, तो ये जरूर याद रखिएगा। भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और फ्रांस के INRIA संस्थान के बीच डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना को लेकर के भी बात हुई है। डिजिटल विज्ञान और अनुसंधान में AI और सांस्कृतिक अकादमी। यूनिवर्सिटी पेरिस सैकेल में AI इनोवेशन कल्चर पर एक ICCR इंडिया चेयर की स्थापना भी की गई है। ये भी आपको नेक्स्ट फैक्ट के रूप में याद रखना है। स्वास्थ्य डेटा और अनुसंधान। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब के बीच में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया लेटर ऑफ इंटेंट पर। आने वाले समय में इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे प्रीलिम फैक्ट है। भारत के इसरो और फ्रांस के CNES के बीच माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर सहयोग को लेकर के भी बात हुई है। माइक्रो ग्रेविटी यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी नहीं के बराबर में होती, वहाँ पर हम मिल करके रिसर्च करेंगे, इसको लेकर के भी वार्तालाप हुई है भारत और फ्रांस के बीच में। इतने सारे स्तरों पर हमने बात किया है, ये सारे के सारे आपके प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। भारत में रेलवे और हाई स्पीड रेल के आधुनिक विकास में भी भारत और फ्रांस के बीच में सहयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सब को आप याद रखेंगे क्योंकि सवाल पूछा जाएगा इन सब में से कहीं से भी, तो आपको करना आना चाहिए। ये फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। फ्रांस इस वर्ष पूरे ही चर्चा में है, फरवरी में भी चर्चा में था, अभी भी चर्चा में है और इसके बाद भी हो सकता है कि चर्चा में हो। जुलाई माह में भी कुछ संभावनाएँ हैं एक आध बैठक की। जन सुनवाई एट पुलिस स्टेशन, ऑल पुलिस स्टेशन एवरी सैटरडे। ये दिल्ली पुलिस की नई मुहिम है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक साप्ताहिक थाना दिवस जन सुनवाई आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में किस UT के पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन सुनवाई के लिए। जन सुनवाई का क्या तात्पर्य होता है? जन सुनवाई का तात्पर्य होता है कि लोगों से डायरेक्ट संवाद करके पुलिस उनके बारे में सुनेगी, क्या उनको दिक्कत आ रही है और क्या उनके समाधान के लिए किया जा सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आम नागरिकों को सीधे अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताएँ उठाने के लिए मंच प्रदान करना है। सीधे ऑफिसर्स जो होंगे उनके समक्ष आप अपनी बातों को उठा सकते हैं। तो ये शुरू किया गया है सभी थानों को प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक यह करना ही होगा। डायरेक्ट पब्लिक से संवाद करें। बहुत ही बेहतर पहल है। क्या इस तरह की पहल और भी कहीं पर होता है क्या? देखते हैं, क्या पता होता हो, देखते हैं कहाँ पर होता है। तो उत्तर प्रदेश में थाना समाधान दिवस। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी थानों में थाना समाधान दिवस आयोजन विधिक रूप से किया गया है। यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारी बैठते हैं
ताकि ज़मीनी स्तर के विवाद को सुलझा सकें। एमपी पुलिस की जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को होता है भाई, प्रत्येक मंगलवार को यह किया जाता है। पुलिस मुख्यालयों और थाना में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। बिहार पुलिस का थाना दिवस प्रत्येक शनिवार को होता है। जो बिहार पुलिस के देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वीडियो बताएं कि होता है कि नहीं होता है, कि केवल हम करंट अफेयर के रूप में याद करके रह जाएं। ज़रूर मुझे बता दें एक आध कमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया चाइना इन टॉक्स ओवर जॉइंट यूनेस्को नॉमिनेशन फॉर ह्वेनसांग वर्क। ये ह्वेनसांग को इस प्रकार से लिखा जाता है चाइनीज़ में। तो ह्वेनसांग जो है उसके कार्यों को यूनेस्को में नॉमिनेट करने के लिए भारत और चीन मिल कर के काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे भाई? क्योंकि चीन से आया था ह्वेनसांग भारत, और भारत के इतिहास में बहुत ही सम्मानित स्थान उनको प्राप्त हुआ है। भारत आने वाले हर व्यक्ति को भारत में सम्मान प्राप्त होता है, तो उन्हें भी बहुत सम्मान प्राप्त हुआ और उन्होंने भारत के बारे में बहुत ही बेहतर लिखा भी है, जिससे चीन जैसे सिविलाइजेशन में भारत के बारे में नॉलेज भी उनके लोगों को प्राप्त हुआ कि कहाँ है, कौन सा देश है, क्या वहाँ पर सिविलाइजेशन है, क्या वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार के राजा महाराजा वहाँ पर होते हैं। इन सभी की जानकारी उनके द्वारा चीन में पहुँचा था। ह्वेनसांग के कार्यों के लिए संयुक्त प्रयास। भारत और चीन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची द ग्रेट तांग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, ये याद रखिएगा कि विधिक पंजीकरण के लिए एक संयुक्त नामांकन ज्वाइंट नॉमिनेशन पर उन्नत स्तर की चर्चा कर रहे हैं। यह प्रस्ताव मूल रूप से चीन द्वारा शुरू किया गया था। भारत इसका समर्थन करने का विचार कर रहा है। भारत ने कहा है कि अभी विचाराधीन है, लेकिन हम जल्द ही इस पर विचार कर लेंगे और विचार करने के बाद हम अपने विचारों को आपके समक्ष, आपके विचार को जानने के लिए रखेंगे। ह्वेनसांग का ऐतिहासिक महत्व क्या है? चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी मध्यकाल भारत में 19 वर्ष यात्रा करते हुए बिताए थे। 19 ईयर्स वो भारत में यात्रा कर रहे थे। ह्वेनसांग बहुत ही लकी इंसान थे। कितनी बार मरते मरते बचे वो। जब भारत से वो जा रहे थे, ढेर सारी पांडुलिपियाँ जहाज़ भर भर के ले जा रहे थे। तूफान आया, 2-3 जहाज़ उसी में डूब गए, तो पांडुलिपियाँ भी वहीं पर ख़त्म हो गई। जब आ रहे थे तो ह्वेनसांग की बलि देने जा रहे थे लोग। बिल्कुल सही सुन रहे आप। ये सब कहानी आपको किताबों में मिलेगा, ऑप्शनल वाले किताबों हम लोग पढ़ते थे। तो इसको बलि देने के लिए जा रहे थे। पकड़ा इसको कबीलाओं ने, बोला कि आज तो हम इसको खचाक उड़ाने वाले हैं। तो फिर हुआ क्या, इसने प्रार्थना शुरू की और अचानक से, लकी था, मैंने आपको पहले ही बोला, कहीं से न कहीं से खूब तेज़ आंधी चली, जिसके कारण से यह भागने में सफल हो पाया, इसलिए वो भी बच गया वहाँ पर भी। तो बड़ा ही लकी प्रकार का इंसान था, लकी टाइप का। इस प्रकार के लक किसी के पास होते नहीं हैं। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उनकी यात्रा वृत्तांत प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विन्यास को समझने के लिए प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में माना जाता है। यूनेस्को संयुक्त नामांकन की रणनीतिक आवश्यकता और कतार को छोड़ना। यूनेस्को का द्विवार्षिक कोटा प्रतिबंध। यूनेस्को के मौजूदा नियमों के अनुसार प्रत्येक देश को यूनेस्को विरासत सूचियों के 2 साल के चक्र के दौरान केवल 2 डोजियर जमा करने की अनुमति है। ब्रिक्स देशों के पास एक विशाल सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ब्रिक्स देश अब मिल करके अपने कल्चरल चीज़ को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को के लिस्ट में शामिल करने के लिए काम करते हैं। कतार छोड़ना क्या है? इस कोटे की सीमा की कतार से बचने का एकमात्र उपाय संयुक्त नामांकन है कि हमने अकेले नहीं किया है, हम 2 लोग मिल करके आ रहे हैं। नहीं तो 2 साल बाद तो चीन इसको अकेले कर ही सकता है। हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्वेनसांग जितना चीन का है उतना ही हमारा भी है भाई। चीन के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या है? चीन के लोग इतिहास से वर्तमान तक कभी भी किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पर सीखते हैं, तो अपने मूल देश वापस आते हैं। ठीक है? ये नहीं कि अमेरिका में बैठ कर के बता रहे हैं, जर्मनी में बैठ कर के बता रहा है कोई कि भारत की सरकार अच्छी नहीं है। ये चाइनीज़ लोगों में नहीं होता है। वो अपने देश वापस लौटते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, सीखते हैं और अपने देश में आकर के फिर उसे प्रमोट करते हैं। ह्वेनसांग ने भी यही किया था, फाहियान ने भी यही किया था। लेकिन आज और प्राचीन समय से ही भारत के जो लोग बाहर जाते हैं, भारत बहुत कम लौट करके आते हैं। वो बाहर ही रह जाते, फिर वहाँ से ज्ञान देंगे कि देखो भाई, तुम लोगों को ऐसे वोट करना चाहिए,
तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। खैर जो भी है यहाँ पर समझते हैं यूनेस्को में संयुक्त नामांकन के लिए क्या क्यों किया जा रहा है, ये कारण आपको मैंने समझा दिया है। वाराणसी और भोपाल की बैठक ब्रिक्स को लेकर के, ब्रिक्स कल्चरल फ्रेमवर्क। भारत की अध्यक्षता में हाल ही में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव विवेक अग्रवाल ने रेखांकित किया कि ब्रिक्स देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश में से एक हैं और हम कई सारे सांस्कृतिक चीज़ों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस बैठक में सिफारिशों को अगस्त में भोपाल में होने वाले ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों के मंत्री स्तरीय बैठक के संयुक्त वक्तव्य में भी शामिल किया जाएगा कि भारत और चीन मिलकर के क्यों न इसे आगे रखते हैं। इस वार्ता में भारत, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, नव शामिल सदस्य देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सभी के सभी भाग लेंगे। बनारस और भोपाल में ब्रिक्स के कल्चरल फ्रेमवर्क की बैठक होने वाली है। अभी जो भोपाल में होगी उसमें हम कह रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे इस पर और इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, प्राचीन ग्रंथ प्रणाली, शामिल देश, रणनीतिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक विन्यास। क्या है इसका? पंचतंत्र की कहानियाँ ये दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली इंडियन टेक्स्ट में से एक है। जैसे गीता है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। भारत, ईरान और दक्षिण अफ्रीका, ये कहानियाँ 1500 से अधिक वर्षों से फारसी साहित्य और लोक कथाओं का मुख्य हिस्सा रही है। ईरान में इसका प्रभाव देखा जाता है। रामायण की परंपराएं, भारत और इंडोनेशिया ये दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं। बौद्ध ग्रंथ और सूत्र, भारत और चीन जो हैं ये इस पर मिलकर के काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही जुड़े हुए हैं। सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणाली, जिस प्रकार से भारत में आयुर्वेद है मेनलैंड इंडिया में, उसी प्रकार से हिमालयन रीजन में लद्दाख इत्यादि क्षेत्र में सोवा रिगपा चिकित्सा है। आयुर्वेद जिस प्रकार से प्राचीन है उसी प्रकार से सोवा रिगपा भी काफ़ी प्राचीन है जो प्रैक्टिस की जाती है हिमालयन रीजन में। भारत द्वारा आधिकारिक प्रविष्टि भेजने के बाद चीन ने भी सोवा रिगपा को अमूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को में दावा किया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं। द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन क्या है? यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान अनुवादक ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया। उन्होंने सम्राट ताइजोंग के शासनकाल के दौरान 646 ईस्वी में इसका पूरा संकलन किया था। यात्रा का अवधि, ह्वेनसांग ने मध्यकालीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत तथा मध्य एशिया के क्षेत्रों में लगभग 19 वर्ष 627 ईस्वी से 645 ईस्वी तक यात्रा करते हुए बिताया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त वंश के समय में आते हैं पहले। ह्वेनसांग हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है इनका। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कई वर्षों तक बौद्ध धर्म और दर्शन इत्यादि का अध्ययन उन्होंने किया था। कभी फुर्सत मिले तो इस लाइन से आगे बढ़ कर के पढ़ा कीजिए कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा, क्या चीज़ें कही हैं। अब तो एआई है आपके हाथों में, जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा आपका कि क्या बोला था इन्होंने। ह्वेनसांग यात्रा वृत्तांत है क्या उसका यात्रा वृत्तांत? ये तो आप पढ़ सकते हैं घर बैठे बैठे, तो पढ़ना भी चाहिए आपको। थोड़ा सा सर्च कर लिया बैठे बैठे कि भाई ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में क्या कहा है नालंदा के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि पटना के गुरुजी लोग बिहार के साथ क्या कर रहे हैं। बिहार क्या था, भारत क्या था और कहाँ पर हैं हम, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भूगोल समाजशास्त्र का एक विस्तृत दस्तावेज है। 12 खंडों का विन्यास है, ये भी पूछ सकता है वह आपसे। 12 खंडों में विभाजित है। इसमें सिल्क रूट, मध्य एशिया के राज्य, उपमहाद्वीप के कुल 163 देश, राज्य के भूगोल, संस्कृति और जीवन की आंखों का देखा विदाउट फिल्टर वर्णन है। यानी कि कुछ भी इन्होंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, अपनी विचारधाराएं नहीं जोड़ी, जो देखा वो लिख दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राजा हर्षवर्धन के काल का दस्तावेज माना जाता है। कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में यह बताता है। यह ग्रंथ कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल, उनकी प्रशासनिक नीतियों, धार्मिक स्वभाव, जिसे प्रयाग महामोक्ष परिषद, उनकी कानून व्यवस्था का सबसे प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। सामाजिक सांस्कृतिक दशा और जाति व्यवस्था, ह्वेनसांग ने तात्कालिक भारतीय समाज की 4 जातियों, छुआछूत की प्रथा, खान पान की आदत, प्याज लहसुन का कम उपयोग, लोगों की ईमानदारी और नैतिक विन्यास के बारे में चर्चा किया है। बौद्ध धर्म के पतन, जहाँ एक ओर यह ग्रंथ नालंदा महायान बौद्ध धर्म के वैभव को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर भारत में बौद्ध धर्म के क्रमिक पतन और कई बौद्ध स्तूप मठों के खंडहर होने की स्थिति के बारे में भी यह हमें बताती है कि यहाँ पर जगह जगह पर बौद्ध मठ जो हैं वो खंडहर होकर के फैल गए हैं। आज का वीडियो तो यहीं तक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्वीन पाइनएप्पल के बारे में।
बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पाइनएप्पल 2 प्रकार के होते हैं, खरीदते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वीन पाइनएप्पल और किंग पाइनएप्पल कौन सा दोनों से टेस्टी होते हैं ज़्यादा, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। त्रिपुरा, जिसको पाइनएप्पल राज्य का दर्जा मिला हुआ है, वो चाह रहा है कि ये फ्रूट अब ग्लोबल स्टेटस पर और भी ज़्यादा चमके और कई सारे देशों के एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।